हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम बेटा 6th क्लास का जो आईआईटी फाउंडेशन की बुक है पियर्सन, उसके अंदर फिजिक्स का सेकंड चैप्टर देखते हैं जो कि है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है बेटा? बल या फिर ताकत। डेफिनेशन की अगर हम बात कर ले, ए पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमने उसको पुश किया है, मतलब धकेला है, या उसको पुल किया है, खींचा है, तो हमने उसके ऊपर एक फोर्स, एक चीज अप्लाई की है जो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ठीक है। फोर्स का अगर आगे जाने तो फोर्स के कारण से कुछ इफेक्ट होते हैं। फोर्स के कारण से कुछ इफेक्ट होते हैं जिनको इफेक्ट्स ऑफ फोर्स भी बोल दिया जाता है। फोर्स के कारण से कुछ इफेक्ट हुए, क्या इफेक्ट होते हैं ये, क्या चेंजमेंट ला सकता है फोर्स, क्या कर सकता है, तो ये कुछ इफेक्ट है, यहां पर देख लेते हैं। मान लो ए फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट का यहां से मतलब है कि रेस्ट में है तो उसकी स्टेट किस में लेके आ सकता है? मोशन में। और मोशन में है ऑब्जेक्ट तो उसको किस में भी लेके आ सकता है? रेस्ट में। या यूं कहे, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जो रुकी हुई ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवा सकता है। या ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, या जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी उसको रोक सकता है। फोर्स कैन चेंज shape and size of the object। ऑब्जेक्ट के शेप है, साइज है, उसको चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल ले, शेप साइज का एग्जांपल लेकर पहले हम, तो वहां पर जैसे कि अपने पास एक इन्फ्लेटेड बैलून है, गुब्बारा है जिसके अंदर हवा भरी गई है। ठीक। सबसे पहले जो गुब्बारे ने एक शेप ली है बड़ी। कैसे ली वो? जैसे ही हमने उसके अंदर हवा भरी तो एयर ने वहां पर एक तरीके से फोर्स है, प्रेशर लगाया है उसकी वॉल के, इंटरनल वॉल के ऊपर। ठीक है। उसकी शेप चेंज होगी। भरा हुआ है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, जिस गुब्बारे के अंदर, अगर उसको हम दबाएं, फोर्स लगाएं, तो वो क्या हो सकता है? वहां पर वो उसकी शेप है वो चेंज हो सकती है। स्फेरिकल शेप का होगा, हमने दबाया, ओवल शेप का होगा। ठीक है। बात करें अगर डायरेक्शन, जैसे कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि क्रिकेट खेलते हम, बॉलर ने बॉल डाला, ठीक है, बैट्समैन ने यहां से बैट से हिट किया, तो यहां पर बैट्समैन ने बैट के थ्रू क्या लगाया है? फोर्स लगाया बॉल के ऊपर। तो डायरेक्शन बॉल की ये थी, टच किया और इस डायरेक्शन में बॉल चली गई। ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो फोर्स के कारण से हो रहे हैं। आगे अगर देखें तो फोर्स की एक तरीके से टाइप दे रखी है। उसके बाद बैलेंस अनबैलेंस फोर्स भी हम जानेंगे। चलो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स जान लेते हैं पहले। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। मान लो यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है और इसके ऊपर ये रेस्ट पोजीशन में है। रेस्ट में मतलब हिल डुल नहीं रहा। अगर यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगाया हमने यहां पर, तो ये ऑब्जेक्ट उधर मूव कर जाएगी। एक ही साइड से लगा है फोर्स। ठीक है। ये किसका एग्जांपल है? अनबैलेंस फोर्स का। अगर उस साइड से भी हमने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, तो यहां पर फोर्सेस क्या हो गए हैं? बैलेंस हो गए हैं। जो लेफ्ट साइड से जो फोर्स था और राइट साइड से जो फोर्स था वो आपस में क्या हो गए हैं? बैलेंस हो गए। ठीक है। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो रेस्ट में रह जाएगा, मोशन में होगा तो मोशन में
रह जाएगा। मतलब इन फोर्सेस का बैलेंस होने के कारण से कोई इफेक्ट वहां पर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव उनके उस ऑब्जेक्ट की स्टेट के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब अगर मान लो यहां से 15 न्यूटन है लग रहा है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, तो 5 न्यूटन से ऑब्जेक्ट लेफ्ट की ओर मूव कर सकता है। समझ गए बेटा? ये है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। फोर्स को आप सिंपली, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, ठीक है, सीजीएस यूनिट उसकी डाइन होती है। फोर्स को आप सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अगर आपको डायरेक्शन पता है तो फोर्स लग रहे हैं और उनकी डायरेक्शन सेम ये है, तो उन फोर्स को मान लो ये 10 है, ये 5 न्यूटन है, तो इनको हम इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर एक फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो ये 15 न्यूटन है और यहां से ये 5 न्यूटन है, तो अपोजिट डायरेक्शन के कारण से यहां पर क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 न्यूटन फोर्स से किस डायरेक्शन में जाएगा भाई, जिस साइड में ज्यादा फोर्स है, 10 न्यूटन राइट साइड में जाएगा 10 न्यूटन फोर्स। ठीक है, सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। आपको बशर्ते ये पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स लग रही थी ऑब्जेक्ट के ऊपर। उससे आगे देखते हैं बेटा, फोर्स की एक तरीके से जो टाइप है, किस के बेस्ड पे है बेटा, कॉन्टैक्ट के बेस पे। फोर्स है वो मेनली 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया, उनके फिजिकल कॉन्टैक्ट के बेस पे, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है और उनका कॉन्टैक्ट है तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट दूर दूर हैं तो क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स में मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स जो कार का इंजन जैसे जो फोर्स लगा रहा है वहां पर, जो टॉर्क जनरेट कर रहा है। दूसरा यहां पर बात करें फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो घर्षण बल लगता है। देखेंगे इनकी एक्सप्लेनेशन। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में देखें तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, और बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये किसके एग्जाम्पल है बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वन बाय वन देखते हैं हम इन चीजों को। सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिकल फोर्स की, मैकेनिकल फोर्स या एक तरह से मस्कुलर फोर्स की फॉर्म में भी इसको बोल सकते हैं। मस्कुलर फोर्स जैसे कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जब गाड़ी मैकेनिकल फोर्स जो गाड़ी का इंजन फोर्स लगा रहा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होने से ही वहां पर वो फोर्स है वो एक्सर्ट हो। जैसे कि मेरे को मस्कुलर फोर्स का लूप, मेरे को बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाना है तो पहली कंडीशन क्या है, मेरे को बोर्ड को टच करना ही होगा। भाई जादूगर है तो वो तो ऐसे उठाते हैं तो वो तो अलग बात है, उसके पीछे भी ट्रिक होती है उनकी, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए यहाँ पर मेरे को फोर्स लगाना ही पड़ेगा। बात करें फ्रिक्शनल फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कब लगता है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रफनेस होने के कारण से वहां पर अगर रबिंग हो रही है या एक ऑब्जेक्ट का सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर से मूव कर रहा है, स्किड कर रहा है, कैसे भी उसके ऊपर से रबिंग हो रही है, तो वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि सर्दियों में हम ऐसे करते हैं, जैसे कि दोनों हाथों को हमने ऐसे ऐसे किया, यहाँ पर जो हीट जनरेट हुई है वो किसके कारण से हुई है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण से। हम जो मोशन करवाना चाह रहे थे और हाथों में एक तरीके से रफनेस की वजह से जो रबिंग हुई है, यहाँ पर फ्रिक्शन लगा है, घर्षण बल लगा है यहाँ पर, ठीक है, उसके कारण से हमारे हाथ क्या हो गए, हीट अप हो गए, गर्म हो गए। ठीक है, जैसे गाड़ी के टायर है, रोड पे चलते हैं तो गाड़ी के टायर के बीच में और रोड के बीच में एक फोर्स लगता है जिसके कारण से गाड़ी के टायर घिसते भी हैं और वहां पर वो हीट अप भी हो जाते हैं, गर्म भी हो जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स।
बात करें मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स में आपने मैग्नेट पढ़े होंगे कि भाई सेम पोल है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओपोजिट पोल होंगे तो वो क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आपने देखा होगा मैग्नेट दूर दूर होते हुए भी, जैसे कि ये इसका नॉर्थ है, ये इसका नॉर्थ है, तो दूर से ही ये एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, और नजदीक लेके आएंगे नॉर्थ साउथ तो दूर से ही अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये सिंपली आप मैग्नेट में देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो अर्थ हमारे ऊपर लगा रही है या अर्थ की किसी भी दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट, हर दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है। लेकिन हम यहाँ पर महसूस कर पाते हैं किसका, अर्थ का, आसानी से महसूस कर पाते हैं, क्योंकि अर्थ है हमारे ऊपर लगा रही है, वो ज्यादा फोर्स है। एक तरीके से यहाँ पर देखें, मार्कर को छोड़ा मैंने तो ये नीचे आ गया, क्यों, ऊपर क्यों नहीं गया, इस साइड में क्यों नहीं गया, इस साइड में क्यों नहीं गया, क्योंकि एक फोर्स है वो इसको अपनी ओर खींच रहा है, और वही फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोल देते हैं बेटा, ग्रेविटी भी बोल देते हैं। अब ये अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है मार्कर, फिर भी इसके ऊपर अर्थ का जो फोर्स है, ग्रेविटी है, वो लग रहा है, इसलिए किसका एग्जांपल है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का। बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये लगभग ऐसा ही सेम इस टाइप से वर्क करता है। दो बॉडी है, मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक क्या है यहाँ से नेगेटिवली चार्ज, तो ये दूर से ही क्या करेंगे, अपने आप को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपोजिट चार्ज है वो भी अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट पोल है वो भी अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये मान लो सेम चार्ज के होते तो ये दूर से क्या करने लग जाते, एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते, बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। ठीक है, कुछ स्पेस से ही एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास कांटेक्ट फोर्स के और नॉन कांटेक्ट फोर्स के। आगे देखते हैं हम। फोर्स की मैंने यूनिट आपको बता ही दी है, ऐसा यूनिट न्यूटन, सीजीएस वाली यूनिट रहेगी डायनोस की। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो फोर्स कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसके लिए दो बैलेंस आते हैं, तो कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस आसानी से मेजर कर सकते हैं, एक होता है एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस। कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस, एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस क्या होंगे। कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस वर्क करता है कि जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी, दबेगी, तब जो फोर्स मेजर करेगी वो कौन सा होता है, कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस। जैसे कि मान लो किसी भी चीज में एक बैलेंस देखा होगा आपने, जो बोरी वगैरह तोलने के लिए यूज करते हैं, वेट तोलने के लिए, मापने के लिए यूज करते हैं, या ये तो आपने देखा होगा एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस। ये क्या होता है, इस टाइप का एक स्केल सा होता है। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर काउंटिंग भी लिखी होती है, 10 kg 20, और उनके बीच में छोटी छोटी मार्किंग होती है। उसमें ऊपर से उठाने का होता है, यहाँ से हुक डाला हमने, ऑब्जेक्ट को उठाया, वो दिखा देगा यहाँ पर 15 kg, जहाँ पर भी रीडिंग आएगी। वो किसके, स्प्रिंग के एक्सटेंशन के ऊपर बेस्ड है। स्प्रिंग जितनी एक्सटेंड होगी, नीचे की ओर जाएगी, उतना ही वो वहां पर शो कर देगा। ठीक है, तो यहां से ऐसे है हम, जो कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस है वो नीचे की ओर होती है, स्प्रिंग वो जितनी दबेगी उसके हिसाब से जो फोर्स जितना आएगा उसके ऊपर, उसके हिसाब से मेजर करती है उस चीज को। ठीक है, तो दो टाइप के बैलेंस हो गए। शायद बुक के अंदर आपके पिक्चर दे रखी हो तो वहां से आप पिक्चर है वो देख सकते हैं। बाकी अभी आगे में आपके एक लॉ आएगा जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, फर्स्ट सेकंड लॉ है नहीं आपके। बाकी फर्स्ट सेकंड लॉ मैं बता देता हूँ आपको, ओरली सुन लीजिए। फर्स्ट लॉ कहता है न्यूटन का
9th क्लास में आते हैं वैसे, कि अगर ऑब्जेक्ट है मोशन में है तो वो किस में ही रहना चाहेगी, मोशन में ही रहना चाहेगी या मोशन में ही रहेगी। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे कि यहाँ पर टेबल के ऊपर मार्कर रख दिया, ठीक है, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कब तक रहेगा ये? जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ है, वहां पर आपको एक इक्वेशन मिलेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। फोर्स है उसको मेजर कर सकते हैं हमारे पास, अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो, तो हम फोर्स कितना एक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट की वजह से वो मेजर कर सकते हैं। थर्ड है, वो है आपके पास एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल और ऑपोजिट, या यूं कहे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं कहने का मतलब ये है, मैं बोर्ड के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो बोर्ड भी मेरे ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाएगा, ठीक है। हम इस चीज को एक तरीके से महसूस आसानी से नहीं कर पा रहे। आप इनके लिए कैसे महसूस कर सकते हो? जैसे कि आपने स्केटिंग करते हैं, स्केटिंग वाले शूज आते हैं, वो पहन रखे हैं, और फिर बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाओ, आप आसानी से पीछे की तरफ मूव हो जाओगे, ठीक है। दूसरा कैसे? जैसे कि आप ग्राउंड के ऊपर चलते हो, आपके जो पैर है वो ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ग्राउंड भी आपके पैरों के ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है और इक्वल है वो, लेकिन डायरेक्शन क्या है उनकी? अपोजिट। नीचे की ओर लगा रहे थे हमारे पैर, नीचे ग्राउंड किस और फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ, ठीक है बेटा। अब एक तो ग्राउंड के ऊपर चलो, मान लो कि फर्श है, फर्श के ऊपर चल रहे हो आप। दूसरी कंडीशन ली हमने, बालू मिट्टी है, सैंडी सोइल है, उसके ऊपर चल रहे हो आप, तो आसानी से कहां पर चल पाओगे? फर्श के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो आपने आपके पैरों ने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स में वहां पे ग्राउंड है, फ्लोर है, फर्श है, वो लगा रहा है, तो आप आसानी से आगे की ओर मूव कर रहे हैं। लेकिन जितना फोर्स आप सैंडी सोइल में लगा रहे हो, तो क्या उतनी अच्छे से मूव कर पाओगे? जल्दी थक जाओगे। कारण क्या रहेगा? वहां पर जो एक तरह से सैंडी सोइल है, क्यूशनिंग का काम करेगी, वहां से पैर रखेंगे और वो नीचे की ओर, पीछे की ओर चली जाएगी, वापस से उतना फोर्स वो एग्जर्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहां से वो डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। अगर वो वहां से डिस्प्लेस नहीं होती, जैसे कि ग्राउंड है, तो वो ज्यादा फोर्स एक्ट कर सकता था वहां पर। आगे बात करें आपके, एक फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है? जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, ये रखा हुआ है, ठीक है, तो ये ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है इसके वेट के कारण से। वेट एक फोर्स की ही टाइप है, या यूं कहे वेट है एक फोर्स ही होता है। वेट का फॉर्मूला होता है m/g, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये आपके यूज हुआ फॉर्मूला तो करवा देंगे, ठीक है। तो फोर्स नीचे की ओर जो लगा वेट के कारण से, इसी को एक तरीके से बैलेंस करने के लिए नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रस्सी से बांधते हैं, तो रस्सी के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है वेट के कारण से, और इसको बैलेंस करने के लिए रस्सी के अंदर एक फोर्स रहता है, टेंशन फोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में जाने की आपके स्टैंडर्ड तक रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे जान लेते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, जो हमने देखा था। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दो सरफेस के बीच में लगने वाला, मान लो ये फर्श है और ये आपका ट्रंक रखा हुआ है, घर का जो ट्रंक होता है वो रखा हुआ है, ये मान लो ट्रंक रखा हुआ है। तो जैसे ही आप इसको खिसकाओगे यहां से, तो आपके ट्रंक के बीच में और फर्श के बीच में एक फोर्स लगता है। वही क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो किसकी वजह से लगता है? क्योंकि वैसे तो हमें देखने को सरफेस प्लेन मिलेगा, फर्श का भी और ट्रंक के नीचे का भी, लेकिन वहां पर हल्के हल्के टाइप में एक तरीके से ऐसे रफनेस होती है, और इसकी भी रफनेस, ये आपस में पार्टिकल्स हैं, आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं,
आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, ये इंटरलॉक हो जाते हैं। तो वहां पर जो हमें उसको मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ये भी क्या है, एक तरह से फ्रिक्शन की ही टाइप है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स ही लग रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स की एक तरीके से पहले टाइप देख लेते हैं, फिर कैसे ये हमारे लिए फायदेमंद है, कैसे हमें नुकसान देगा वो भी देखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स की टाइप की अगर बात करें तो 3 टाइप है इसकी। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, एक होता है रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, जो रेस्ट पोजीशन में लगेगा। स्लाइडिंग का जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर सरफेस पे जा रही हो, स्लाइड कर रही हो। रोलिंग में जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर से रोल करती हुई जा रही हो। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे कि हमें एक ट्रंक को खिसकाना है यहां से फर्श के ऊपर से, तो स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, तो रेस्ट के समय ज्यादा इसके जो एक तरीके से इंटरलॉकिंग है फर्श के साथ ज्यादा हो रखी है, तो इसको यहां से खिसकाने के लिए हमें ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगा, किससे देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहां पर इंटरलॉकिंग स्टार्टिंग में तोड़ने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। स्टैटिक के समय में फ्रिक्शन वहां पर ज्यादा है। लेकिन बात करें जैसे ही ये ऑब्जेक्ट चलने लग गई, ये ऑब्जेक्ट एक तरीके से फर्श के ऊपर मूव होने लग गई, मोशन में है एक तरीके से, तब इंटरलॉकिंग है इस ट्रंक के सरफेस के नीचे वाले हिस्से की और फर्श की इंटरलॉकिंग, पार्टिकल्स की इंटरलॉकिंग बहुत कम हो पाएगी। और बहुत कम हो पाएगी तो वहां पर वो इंटरलॉकिंग कम करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा हुआ स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। बात करें रोलिंग की, रोलिंग में तो अब देखो, मान लो यही चीज थी, इसी ऑब्जेक्ट को हमने स्फेरिकल चीज में बना दिया, तो इसका कितना हिस्सा कांटेक्ट में, केवल इतना, और इसका कितना था, इतना। ठीक है, तो यहां पर इंटरलॉकिंग अपने आप ही क्या हो जाएगी, पार्टिकल्स की बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स तो इससे भी कम हो गया। ये कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको मूव करवा रहे हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर रखिए, इसको मूव करेंगे तो स्टार्टिंग में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा वो है स्टैटिक। अगर ये ऑब्जेक्ट चलने लग गई तो अब कौन सा फोर्स लग रहा है यहां पर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही बात करें अगर हम यहां पर रोलिंग की, तो एक ऑब्जेक्ट अब ये रोल करेगा, केवल इतना सरफेस टच में होगा, इतना सा, तो ये आसानी से मूव कर जाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। अब बात कर लेते हैं फ्रिक्शन जरूरी क्यों है या हमारे लिए हार्मफुल, एक तरीके से अनयूजफुल कैसे है। जैसे कि हम चलते हैं, हम शूज पहन के चलते हैं, तो हमारे शू के बीच में और रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, वो घिस जाएंगे, थोड़े घिसेंगे। ठीक है, टायर हैं जो गाड़ी के, बाइक के, वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण से घिसते हैं। ठीक है, अगर हम गिर जाएं तो हमारे भी कपड़े वगैरह हैं वो टीयर हो जाएंगे, वहां से एक तरीके से कट जाएंगे, फट जाएंगे। किसके कारण से, फ्रिक्शन के कारण से। लेकिन फ्रिक्शन जरूरी भी है, क्यों, क्योंकि मान लो रोड है, हमारे गाड़ी चल रही है, ठीक है, रोड है, अगर वहां पर फ्रिक्शन खत्म हो गया, मतलब कि बिल्कुल प्लेन रोड बना रखा हमने, टायर में भी वो जो एक ग्रिपिंग होती है वो नहीं है, बिल्कुल प्लेन टायर, और हमने ब्रेक अप्लाई की है, तो गाड़ी रुकेगी जल्दी नहीं रुकेगी, वो क्या कर जाएगी, उससे स्किड कर जाएगी, फिसल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने हमें मदद की। एक तो फर्श है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन फर्श है, चिकना फर्श है, और उसके ऊपर आपने जो स्लीपर डाले हुए हैं उसकी ग्रिप नीचे से एक तरीके से खत्म हो रखी है, तो वहां पर क्या कर जाओगे आप, स्किड कर जाओगे, स्लिप हो जाओगे, फिसल जाओगे। ठीक है, तो वहां कुछ जगह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी मदद भी करता है और कुछ जगह नुकसान करता है। नुकसान कैसे करता है, वहां पर एनर्जी हमें ज्यादा यूज करनी पड़ती, हमारी एनर्जी ज्यादा वहां पर यूज होती है। अगर एक आप प्लेन फर्श के ऊपर चल रहे हो
और एक चलो रोड के ऊपर, तो वहां पर हमें ज्यादा थोड़ी सी फोर्स है, एनर्जी मतलब ज्यादा लूज होती है, हमारी लॉस होती है। आगे देख लेते हैं बेटा प्रेशर के बारे में। ये चैप्टर इसी वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रेशर का मतलब होता है दाब या फिर दबाव। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को पी से लिख देते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या प्रेशर की एक यूनिट और होती है, ऐसा यूनिट पास्कल। ठीक है, मेनली आपको ये फॉर्मूला है ये इसके अंदर पढ़ना है। अगर आपको मान लो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए दे दे तो क्या दे देगा, तीन चीजें आपके पास, प्रेशर, फोर्स, एरिया। दो चीज दे देगा, फोर्स एरिया, प्रेशर निकलवा लेगा, या प्रेशर और फोर्स दे देगा, एरिया निकलवा लेगा। ठीक है, ये सिंपल आप कर सकते हो। चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है प्रेशर वाले फॉर्मूले के बेस पे, वो आप सोल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।